नमस्कार। सत्यवाणी एक साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का सार टीवी एंटरटेनमेंट की ओर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपको बताया गया था ग्रह गोचर और सावन माह के महत्व के बारे में, इस सप्ताह 25 से 31 जुलाई के बीच के राशिफल के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही काल सर्प योग के बारे में, उसके दुष्प्रभाव के बारे में, उसके उपाय के बारे में गुरुदेव से जानकारी लेंगे। हमारे बीच उपस्थित है गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार रचना जी, मेरे प्यारे दर्शकों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने काल सर्प योग ग्रह के बारे में चर्चा किया, लेकिन अब की बार इसको विस्तार रूप में चर्चा करना चाहेंगे। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्म चक्र में राहु और केतु के बीच में 7 ग्रह हो गए तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। इसको पूर्ण तक्षक काल सर्प योग भी कहते हैं। लेकिन राहु केतु के बाएं साइड में यदि चंद्रमा है, शनि है, तो इसी को आंशिक काल सर्प योग ग्रह कहते हैं। किसी किसी के मतानुसार ये भी है कि यदि चंद्रमा शनि के अलावा भी बुध है, शुक्र है, शनि है, ये भी ग्रह यदि बाएं हिस्से में हैं तो भी आंशिक काल सर्प योग ग्रह है। ये तो काल सर्प योग ग्रह की बात हुई। दूसरी बात है कि काल सर्प योग ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति पर किस तरह से पड़ता है। जातक हो, जातकी हो, नर हो, नारी हो, यदि काल सर्प का प्रभाव है तो उस व्यक्ति का विकास बाधित होगा। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में बाधा होगी, पठन पाठन में रुचि नहीं लगेगी, किसी अभिष्ट कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा। जो टारगेट बना के आप चलेंगे उस टारगेट को पूरा करने में आपको तमाम समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। यदि काल सर्प योग ग्रह है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है, तो कम से कम 5 वर्ष की अवस्था में हर हाल में इसकी शांति करा लेना चाहिए। शांति कैसे होगी? राहु की जप मात्रा है 18,000, केतु की जप मात्रा है 17,000। 18 और 17 कुल 35,000 जप हुए। इसमें 10% और जोड़ दिया जाता है तो 3500 और हो गया, तो 38,500 से मतलब 39,000 जप कराने के उपरांत, उसका 10% हवन कराने के उपरांत चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर के जिस व्यक्ति पर काल सर्प योग का दबाव प्रभाव है उसके पुराने कपड़े में लपेट कर किसी बहते हुए जलधारा में, तिथि पंचमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, सबसे उत्तम तिथि नाग पंचमी होती है। इसके अलावा हर माह में 2 पंचमी होती है। किसी भी पंचमी में बहते जल में यदि हम प्रवाहन करते हैं तो अमुक व्यक्ति का काल सर्प योग ग्रह पूरी तरह से शांत हो जाता है। वह काल सर्प योग ग्रह के दबाव से मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति का हर हाल में भला होगा, कल्याण होगा, अपने गंतव्य तक जाएगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति निश्चित रूप से करेगा। आपने काल सर्प योग के दुष्प्रभाव और उससे बचने के उपाय के बारे में जाना। आइए जानते हैं सर्वप्रथम प्रारंभ की 3 राशियों के बारे में, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि। मेष राशि इस सप्ताह प्रसन्नता एवं आनंद से भरपूर होगी। इस सप्ताह धार्मिक यात्रा एवं आवश्यक यात्रा दोनों का योग बना हुआ है। मेष राशि के जातक हनुमान जी का पूजन, महिलाएं भगवान शिव का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। इस सप्ताह उनके लिए कल्याणकारी होगा तथा किसी नए शुभ योग का भी लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि। वृष राशि के जातक एवं जातिके के लिए राहु का दबाव एवं प्रभाव बना है। उनकी शांति करने के लिए राहु ग्रह की शांति, केतु ग्रह की शांति कराना आवश्यक होगा तथा यात्रा में कीमती वस्तु लेकर के न जाएं। उनका चोरी, उनका नुकसान, उनका क्षति होने का भी योग है। उसके साथ साथ एक बहुत आवश्यक बात करना चाहता हूँ कि भोजन करते समय भोजन में संयम बरते अथवा उदर कष्ट का भी योग है। तीसरी राशि मिथुन राशि।
मिथुन राशि में दाम्पत्य सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन प्रेम का जो प्रपंच है वह नुकसानदायक है। कुसंगत से बचें। गलत व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपको मान सम्मान का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि जो उचित है उस कार्य को करें। सही गलत का विवेक करके यदि आप कार्य करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह शुभ होगा तथा किसी न किसी नए व्यक्ति से आपको उचित परामर्श से रुका हुआ कार्य आपका सफल हो जाए। हमारे पास पूरा बल्दी कीटगंज से संजय सिंह तोमर जी का मेल है। इन्होंने पूछा है, इनके भतीजे की कुंडली में मांगलिक दोष है, क्या गैर मांगलिक कन्या से विवाह किया जा सकता है? संजय सिंह जी, बड़ा सुंदर सवाल किया है आपने। मंगल है आपका बच्चा, मांगलिक दोष से युक्त है। मंगल कई प्रकार के हैं, जिनमें कुछ मंगलों की तो मंगल लड़की से ही शादी होनी चाहिए और कुछ मंगल ऐसे होते हैं जिनका गैर मंगलिक लड़की से भी शादी हो सकती है। क्योंकि मंगल यदि 12वें स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, 8वें स्थान पे है और 7वें स्थान पर, इन स्थानों पर है तो मंगला माना जाता है। लेकिन यदि केंद्र में मंगल है तो घोर मंगला होता है। घोर मंगला यदि है तो घोर मंगली लड़की से विवाह करना अथवा आंशिक मंगली लड़की से विवाह करना उचित होता है। लेकिन अगर आंशिक मंगला है तो शादी से पूर्व, पाणिक ग्रहण विवाह संस्कार होने से पूर्व मंगल की शांति कराकर बिना मंगली लड़की से 18.5 से अधिक गुण हो तब शादी करना आपके लिए उपयुक्त होगा। संतान का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, दोनों में प्रेम बनेगा और साक्षात लक्ष्मी के रूप में कन्या प्राप्त होगी। संजय सिंह जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। आप अपने भतीजे की कुंडली को दिखा करके उसके विवाह को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सत्यवाणी की सटीक भविष्यवाणी आप तक पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक एवं जातकी के लिए यह उपयुक्त होगा कि सुबह सूर्य नारायण को जल में रोड़ी डाल के अर्घदान करेंगे तो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति इस बात का द्योतक है कि बुद्धि, व्यापार, विवाह में सुख कैसे प्राप्त होता है। अतः उनके लिए मैं चाहूँगा सिंह राशि के जातक दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पोखराज बृहस्पतिवार दिन धारण करेंगे तो उनका बुद्धि, व्यापार, विवाह का सुख प्राप्त होगा और जो कार्य अवरुद्ध हैं वो कार्य निश्चित रूप से संपूर्ण होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक एवं जातकी के लिए उदर, दांत एवं आंख के कष्ट का योग है। इसके लिए सफेद वस्तु ग्रहण न करें इस सप्ताह, उसके एवज में लाल वस्तु ग्रहण करेंगे तो उनके इन तीनों समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। कोशिश करें कि इस मास में, इस सप्ताह में भगवान शिव को जल, पुष्प और बिल्व पत्र अर्पण कर अपने समस्त कष्टों से छुटकारा प्राप्त करें और सावन मास का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। जी गुरुजी। गुरुजी, एक मेल और आया है। आनंद जायसवाल सिविल लाइन से पूछ रहे हैं, नए घर के निर्माण में रसोई को किस दिशा में स्थापित करें? उनके भवन का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। आनंद जायसवाल जी, आपने बड़ा ही सवाल अच्छा पूछा है और इस सवाल के जवाब से आपका जीवन सुखमय होगा और भवन आपके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि आपके मकान का फेस पश्चिम दिशा। देखिए, हमारे वास्तु दृष्टि से बताया गया है कि पूरे मकान के अंदर सबसे साफ स्थान रसोई का, और उस रसोई में घर का साफ व्यक्ति जाता है
और जो भोजन बनाता है तो पहली रोटी गऊ को दी जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। गऊ को इसलिए दी जाती है, यदि गऊ उपलब्ध न है तो अग्नि में डाल दी जाती है। तो अग्नि में डाल देने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाता है, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो 2 प्रकार से धन होता है, एक तो रोकड़ा जिसे रुपया पैसा के माध्यम से जानते हैं, दूसरे खाद्यान्न जो रसोई के अंदर होता है। इसे रसोई का सवाल बड़ा ही उत्तम है। पश्चिम दिशा में आपका फेस होने के नाते आपके घर के पूरब और दक्षिण के कोण में रसोई होना चाहिए, और जो रसोई में भोजन बनाएगा उसका मुंह पूरब हो, दाहिनी ओर उसको जल मिले, आग और जल में थोड़ी सी दूरी बनी रहे। यदि इस प्रकार से रहेगा, जैसे किसी मुर्दे में भी यदि आग लगाई जाती है तो आग लगाने वाला दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठता है, उसके पीछे का अभिप्राय है कि अग्नि का कोण दक्षिण है, पूरब दक्षिण का कोण है। ऐसा करने से 100 भली भांति जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि दक्षिण दिशा में रसोई है पूरब दक्षिण के कोण में, तो यदि भोजन बन गया तो भोजन बनने के बाद यदि थाली परस करके उत्तर पूरब पश्चिम दिशा में आती है तो उसमें अमृतत्व हो जाता है। वह भोजन अपने आप में स्वादयुक्त हो जाता है, और साथ साथ जो भी व्यक्ति उस भोजन रसोई से ग्रहण करता है उसको संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आइए चलते हैं अगली 3 राशियों पर। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि से पूर्व मैं हमेशा आपको अवगत कराता आया हूँ कि सार टीवी इंटरटेनमेंट को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कुछ आपको सवाल करना है तो मेरे मेल पर आप अवगत कराएं। तुला राशि। तुला राशि का शनि पंचम भाव में है, अतः यह शनि आपको उत्पीड़ित नहीं करेगा, आपको लाभ दिलाएगा, नया संयोग बनाएगा, नए कार्य की शुरुआत करेगा, और किसी भवन, मंदिर, तालाब अथवा पंप पानी से निकालने से संबंधित उपकरणों का आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो मंगल मांगलिक कृत्य कराता है। और वृश्चिक राशि यद्य अपने आप में सर्पीले यानी जहरीले सांप, बिच्छू, कुत्ता, इन जहरीले जानवरों से आपको सावधान रहना है। गहरे जल में प्रवेश न करें इस सप्ताह। इसके साथ ही साथ आपको अति अनिवार्य होगा कि आप किसी के कहने पे, बहकावे पर अथवा किसी के आदेश पर कोई कार्य न करें, स्व विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह अति उत्तम होगा। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि के जातक के लिए यह सप्ताह बड़ा उपयुक्त है। नए कार्य के जहां शुभारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रुके हुए कार्य का भी संपादन हो रहा है। साथ में अगर कुछ बकाया लेन देन है उसकी भी पूर्ति प्राप्त होगी। नए नए कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं होगी। जेवर से संबंधित सोना, चांदी, पीतल इत्यादि वस्तुओं का क्रय होगा, जिससे आपके मार्ग और शुभ कार्य की प्रशस्ति होगी। इस सप्ताह की अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है, परंतु इस सप्ताह मकर राशि के जातक अथवा जातकी भगवान शिव की यदि आराधना करते हैं, माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं, तो जातकी के लिए सुहाग अमृत होगा और जातक के लिए जो कार्य रुके हैं वह कार्य सिद्ध होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। कुंभ राशि के जातक एवं जातकी के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते, कार्य को उत्तरोत्तर आगे की ओर ले जाएं, उन्हें सफलता मिलेगी। और दूसरी बात जो बहुत आवश्यक बात है कि आप जो ऊहापोह की स्थिति में रहकर आप कार्य का शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वह कार्य अविलंब शुरू करिए,
इसी सप्ताह आपका कार्य सिद्ध होगा और चल अचल संपत्ति का क्रय आपके द्वारा करना इस सप्ताह लाभकारी, पुण्यकारी, गुणकारी होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के यदि कम उम्र के बच्चे हैं तो गायन, वादन, कला में यदि रुचि रखेंगे इस सप्ताह तो उनको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। यदि नवयुवक हैं तो रोजगार व्यापार में यदि किसी नए प्रकार के व्यापार की शुरुआत करेंगे तो व्यापारिक लाभ मिलेगा। और कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी का पूजन करें और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेगा। उस भक्त का, उस व्यक्ति का सदा कल्याण होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। लाल बटन दबा करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी ओर से दिखाए गए सभी कार्यक्रम, धार्मिक, सामाजिक और मनोरंजन कार्यक्रम आपको प्राप्त होंगे और नई नई जानकारियां आपको मिलेंगी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।